उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नैनीताल में सीएम धामी ने 6 योजनाओं के साथ 17 योजनाओं का किया शिलान्यास लोकार्पण। कहा, राज्य के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का धामी सरकार का लक्ष्य। सचिवालय संघ की हड़ताल पर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार। काम नहीं तो वेतन नहीं का आदेश जारी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने जारी किया आदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 दिसंबर को फिर आएंगे उत्तराखंड। काशीपुर में चुनाव के मद्देनजर कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। और विधानसभा शीतकालीन सत्र में बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के विधायकों को नहीं मिलेगा प्रवेश। आखिरी सत्र के हंगामेदार होने के आसार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले नैनीताल की करते हैं। नैनीताल के उखलकांडा में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 667 लाख की 6 योजनाओं का लोकार्पण करने के साथ ही 17 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान लोगों ने सीएम का भव्य तरीके से स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उनका मकसद विकास के कार्य को राज्य में अंतिम छोर तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने कहा कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और तब राज्य अपनी सिल्वर जुबली मना रहा होगा।
उत्तराखंड में कर्मचारी संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन, हड़ताल और कार्य बहिष्कार को देखते हुए सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं और सख्त कदम भी उठाया है। प्रदेश की सभी राज्याधीन सेवाओं में कार्य नहीं तो वेतन नहीं का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन और हड़ताल करना राज्य कर्मचारी सेवा नियमावली के अंतर्गत प्रतिबंधित है और जब वो कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे तो उनका वेतन काटा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 11 दिसंबर को एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आने का फैसला किया है। काशीपुर में उनका चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल हर बार की तरह इस बार भी राज्य के लिए किसी बड़ी घोषणा का ऐलान कर सकते हैं। केजरीवाल के इस दौरे के लिए आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुटी नजर आ रही है और कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर बहुत उत्साहित हैं। कल से शुरू होने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए। बैठक में कोविड से बचाव के प्रबंध को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सत्र में एंट्री के लिए विधायकों को अपने साथ RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और इनके साथ ही अन्य विजिटर्स के लिए भी RT-PCR जांच अनिवार्य होगी और जो रिपोर्ट लेकर नहीं आएगा उनका विधानसभा में ही एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में भाजपा द्वारा शहीद सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि उत्तराखंड में 4 धाम है और 5वां धाम शहीद धाम भी यहीं पर बनाया जाए और यही शहीद धाम यात्रा के जरिए जिसके बाद अब तक 1734 शहीद परिवारों से संपर्क कर उनके आंगन की मिट्टी को देहरादून लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सैनिकों की हितैषी रही है। मैंने आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। सैनिकों की सम्मान की अगर चिंता की है तो वाजपेयी जी की सरकार ने की थी। कारगिल युद्ध से पहले किसी भी सैनिक का पार्थिव शरीर उसके घर नहीं जाता था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कारगिल का युद्ध हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में उनके घर भेजा गया। पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया। उनके परिवार की चिंता करते हुए गैस एजेंसी पेट्रोल पंप को दिए गए। ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। रुड़की के तेलपुरा गांव में देर रात एक ग्रामीण के पशुशाला में गुलदार के घुस जाने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया। देहरादून का मैक्स हॉस्पिटल अपनी सुविधाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इसी सिलसिले में मंगलवार को मैक्स हॉस्पिटल में लीवर क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस क्लिनिक में लोगों को एक ही जगह पर लीवर से संबंधित सभी बीमारियों की जांच के साथ ही इलाज मिलेगा। ये क्लिनिक लीवर की बीमारियों के साथ ही लीवर सिरोसिस और लीवर ट्रांसप्लांट के आखिरी चरण के इलाज के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के मकसद से लॉन्च किया गया है ताकि लोगों को यहाँ आकर स्क्रीनिंग और इलाज दोनों की सुविधा मिल सके। हम यहाँ पे एक लिवर वेलनेस क्लिनिक का शुभागमन कर रहे हैं जो हर मंगलवार और हर ट्यूसडे और थर्सडे, मंगलवार और गुरुवार को दोपहर को 3 से 4 बजे तक वो क्लिनिक होगा, जिसमें स्पेशली हम खाली लिवर के पेशेंट्स को ही देखेंगे, उन्हीं का आगे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनको इवैल्यूएट करेंगे और आगे के लिए उनको सजेशन देंगे। अभी ज़्यादा करके जैसे डॉक्टर मयंक ने पहले बताया था कि अल्कोहल रिलेटेड और नैश रिलेटेड, नैश इज कॉल्ड एज नॉन अल्कोहलिक स्टीयटोहेपेटाइटिस या NAFLD, जो भी उसके नाम दें हम, जिनको शराब की आदत नहीं है लेकिन फैटी लिवर होने की वजह से जो आगे प्रोग्रेस कर गए डिसीज में, उनको हम फैटी लिवर की। जसपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। काशीपुर उपजिलाधिकारी आकांक्षा वर्मा ने अपने लॉ लश्कर के साथ कार्रवाई करने पहुंची। यही नहीं, उपजिलाधिकारी आकांक्षा वर्मा ने खनन स्थल पर मौजूद अधिकारियों की भी फटकार लगाई, साथ ही नियम शर्तों के विरुद्ध हो रहे खनन को भी रोका।
उधम सिंह नगर जिले में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम के कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में जमकर प्रदर्शन कर धरना दिया और इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जल्द ही मांग पूरी न करने की बात करने पर चेतावनी भी दी है। कर्मचारियों की मांग है कि हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एनएचएम कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया जाए और इसके साथ ही आउटसोर्सिंग तैनाती प्रक्रिया को बंद किया जाए। सर, हम 2005 से और आज तक 15-16 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, आज तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं की गई और हम इतनी कम तनख्वाह में यहाँ काम कर रहे हैं, तो आज हमें मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ा। हमारी 2 सूत्री मांगे हैं अभी तो। एक हरियाणा की तर्ज पे हमारी वेतन विसंगति को दूर किया जाए और आउटसोर्स से जो कर्मचारी रखे गए हैं उनको एनएचएम में मर्ज किया जाए। वहीं गदरपुर में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी डॉक्टर, कर्मचारी और अधिकारी 2 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, मांग न पूरी होने पर एनएचएम के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी प्रशासन को दी है। देखिए, हमारे प्रदेश संगठन के आह्वान पर हम लोग अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से कार्य बहिष्कार पर हैं, जिसमें समस्त प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी, अधिकारीगण और आउटसोर्स के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं हम लोगों के साथ में हैं। और हम लोगों का ये कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम आज दिनांक 7 तारीख से लेकर दिनांक 9 तारीख तक इसी तरीके से चलता रहेगा। तत्पश्चात अगर मांगें हमारी पूर्ण नहीं होती हैं तो इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जा सकते हैं। सितारगंज चीनी मिल 4 साल बाद शुरू हुई, लेकिन पेरई सत्र के उद्घाटन के 9 दिन बाद भी उत्पादन शून्य ही चल रहा है। गन्ना खराब होने की वजह से किसानों में मिल प्रबंधन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। मिल प्रबंधन का कहना है कि लंबे समय से मिल बंद होने की वजह से मशीनों में तकनीकी खामियां आ गई है, जिसकी वजह से मिल का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है। वहीं किसानों ने मिल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 9 तारीख तक चीनी मिल का संचालन नहीं हुआ तो प्रदर्शन होगा। कि आपको भी इस बात की जानकारी है कि ये 4 वर्ष से बंद थी और पूजन के बाद पेराई का कार्य शुरू किया गया था। गन्ना इकट्ठा होने के बाद मिल का पेराई कार्य शुरू करने के बाद जो भी रोड पे दिक्कतें आई उनको दूर करते जा रहे हैं। 3 नंबर बॉयलर की एक ट्यूब लीक कर गई थी, उसका कार्य पूरा करने के बाद फिर से ये पेराई कार्य शुरू किया जा रहा है। ट्रायल होने के बाद उद्घाटन होता है और उद्घाटन के बाद मिल नहीं चलती, तो ये कहीं ना कहीं एक घोटाला है। और इसमें जो तमाम अधिकारी हैं जिनका इतिहास हमने कहा कि वो पुराना अगर देखा जाए तो वो भी उनसे बचे नहीं हैं। तो एक पूरे बजट को कैसे ट्रायल करके गन्ना चालू करके कैसे पूरे को उसे लिपापोती हो रही है, मिल नहीं चल रही। हल्द्वानी में कॉस्मेटिक का नकली सामान बेचने पर पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। बनभूरपुरा लाइन नंबर 1 में कॉस्मेटिक की 2 दुकानों में नकली कॉस्मेटिक का सामान बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस की फाइनेंशियली टास्क फोर्स की टीम ने छापेमारी की। पुलिस टीम ने दुकान से भारी मात्रा में हिंदुस्तान यूनिलीवर का नकली सामान बरामद कर कार्रवाई की है। हमारी फाइनेंशियल टास्क फोर्स को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ फर्जी माल बेचा जा रहा है जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। यहाँ होलसेलर की जो दुकानें थी उसमें फर्जी माल की बिक्री का 2 दुकानें आइडेंटिफाई की गई। इन पे छापे मारे गए तो इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट्स थे कॉस्मेटिक वाले लैक्मे के जो ब्रांड से बिकते हैं ये फर्जी पाए गए। इस संबंध में बाकी जो अभी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी जाँच की जा रही है। अभी ये दुकान को सील की कार्रवाई की जाएगी। लक्सर तहसील में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर उप जिलाधिकारी ने कई जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। तहसील दिवस में 31 शिकायतें आई, जिसमें से 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। 31 कंप्लेंट्स प्राप्त हुई, जिसमें से 20 का जो है मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। बाकियों को संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाएगा और उनसे 7 दिवस के अंदर जो है रिपोर्ट प्राप्त करके उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। मुख्यतः राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, ब्लॉक से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। राजस्व विभाग की शिकायतों में पैमाई से संबंधित थी, ब्लॉक में जहां पे नाले का निर्माण होना है उससे संबंधित थी, और इसके अलावा एक शिकायत जल निगम से संबंधित थी। तो संबंधित विभाग के अधिकारी पिछले तहसील दिवस में भी अनुपस्थित थे, उनको नोटिस भी किया था, आज भी अनुपस्थित है।
गांव संतना के आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए क्षेत्रीय विधायक प्रेम सिंह राणा का पुतला दहन किया। ग्रामीण रोड की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर रोड नहीं बनाया गया तो आगामी चुनाव का बहिष्कार करते हुए वोट भी नहीं देंगे और जब तक रोड निर्माण का कार्य नहीं कराया जाता तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। समस्या है, यहाँ रोड नहीं है, हमारे लिए बहुत परेशानी होती है। पानी भर जाता है, मगरमच्छ आता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और किसी की तबीयत खराब हो गई अस्पताल नहीं ले जा पाते हैं। गर्भवती औरत होती तो अब एम्बुलेंस यहाँ आती नहीं है, इसलिए हमको बहुत परेशानी हो रही है। दिनेशपुर के सुंदरपुर में सड़क न बनाने से जनता काफी परेशान है और बता दें जनता लंबे समय से हॉट मिक्स सड़क निर्माण की मांग कर रही है, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद ग्रामीणों की मांग पूरी न होने से जनता परेशान है, जिसे देखते हुए क्षेत्र की जनता ने रोड नहीं तो वोट नहीं का भी नारा दिया है। ये रोड जो सुंदरपुर रोड है, वार्ड नंबर 9 और 7, उसके बीच में जो रोड है, उस रोड के लिए हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन उनका एक ही मांग है जो उनका हॉट मिक्स बनाना है। लेकिन इस टाइम बजट के कारण से हमारे मंत्री जी ने यही कहा जो हम चुनाव से पहले हम हॉट मिक्स का रोड बनाएंगे, लेकिन हमारे बजट नगर पंचायत की ओर से कम होने के कारण हमने वहाँ पे नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम जो बोर्ड के बैठक होंगे उसी में हम रखेंगे और उसके लिए चुनाव से पहले हम उसका निरंतर करेंगे। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान में उतरकर अपनी नैया पार कराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी और बसपा भी कहीं पीछे नहीं है। भले ही समाजवादी पार्टी और बसपा का उत्तराखंड में कोई जनाधार ना हो, लेकिन आगामी विधानसभा के लिए जमीन तलाश रहे हैं। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में राज करने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब उत्तराखंड में एक बार फिर से अपने अस्तित्व को खड़ा करने के लिए वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने और अपनी जीत की संभावनाएं बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियों के दिग्गज अब जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चुनावी रण को गरमाने अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तराखंड दौरे पर आने वाली है, जिसको लेकर दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में भले ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता का सुख भोग चुकी हो, लेकिन सपा और बसपा उत्तराखंड में अपने पैर कभी भी नहीं जमा पाई। उत्तराखंड में इन 20 सालों की राजनीति में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का ही दबदबा देखने को मिला है, जो कि बसपा और सपा दोनों के साथ ही दूसरे दलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 20 सालों में उत्तर प्रदेश में बड़ी क्षेत्रीय पार्टी माने जाने वाली बसपा और सपा अभी तक उत्तराखंड में कुछ भी बेहतर नहीं कर पाई है। इसका बड़ा कारण यही है कि इन दोनों पार्टियों ने समय पर पार्टी के जनाधार को कभी भी नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसे कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और दोनों ही पार्टियां अब उत्तराखंड में एक बार फिर से अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। लेकिन इन सब के बीच भले ही सपा और बसपा दोनों ही पार्टियां 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए अपना दम भर रही हो, लेकिन उत्तराखंड में पार्टी को विधानसभा चुनाव सीट मिलना इतना आसान नहीं होगा और राष्ट्रीय पार्टियों को हराना दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। नैनीताल में सीएम धामी ने 6 योजनाओं के साथ 17 योजनाओं का किया शिलान्यास लोकार्पण। कहा राज्य के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का धामी सरकार का लक्ष्य। सचिवालय संघ की हड़ताल पर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार। काम नहीं तो वेतन नहीं का आदेश जारी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने जारी किया आदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 दिसंबर को फिर आएंगे उत्तराखंड। काशीपुर में चुनाव के मद्देनजर कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं।
और विधानसभा शीतकालीन सत्र में बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के विधायकों को नहीं मिलेगा प्रवेश, आखिरी सत्र के हंगामेदार होने के आसार। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफ़ी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधुग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधुग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार।